हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये दोनों टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं दो जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डिटेल में इसकी डिफिनीशन भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, है ना, और क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, है ना। तो अगर हम बात करें इन दोनों टॉपिक की, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ाऊंगा। और इस सेशन को अगर आपने देख लिया तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं, है ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमको तीन चीजें कवर करनी है। पहले तो मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, ठीक है। डिफिनीशन के बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना काफी आसान हो जाता है और कभी कभी एग्जाम में डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल भी हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ एग्जाम्पल है वही बताऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अच्छे से समझ में आ जाए और अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये भी आइडिया आपको लग जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिफिनीशन से, है ना। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब मेरे पास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड थे और जब मैंने उन सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया तो मैं ये पाया कि वो सेम है, आइडेंटिकल है ना, लेकिन डिफरेंट क्या था, डिफरेंट था उनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो वो सभी आपस में क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए, है ना। तो ये तो हो गई डिफिनीशन। तो अगर आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर की डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप ये डिफिनीशन लिखोगे, फुल के फुल नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये डिफिनीशन को ध्यान से समझ लो, क्या सेम क्या डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब एग्जाम्पल में मैं कौन सा एग्जाम्पल लूंगा, जो एनसीईआरटी में दिया है। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है ब्यूटेन का, है ना। अब देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। तो इसी फॉर्मूला वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो चलिए देखते हैं, है ना। अगर मैं एक पहला स्ट्रक्चर बनाऊं तो ब्यूटेन का 4 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो पहला क्या बन सकता है, कुछ इस तरीके से बन सकता है ना। 4 कार्बन हो गए, फिर 1 2 3 बाकी जगह हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन रखूंगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रखूंगा, है ना, और यहाँ 3 हाइड्रोजन रखूंगा। अब आप कार्बन काउंट करो, कार्बन कितना है, C4 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आपका C4H10 का एक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। एक इसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ना। तो एक स्ट्रक्चर हुआ। क्या ब्यूटेन का कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है विथ दिस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो इसका जवाब है यस। और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो ये जो लीनियर चेन है, इस चेन को मैं ब्रांच बना दूं तो भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई और एक कार्बन को ब्रांच के फॉर्म में बना दिया, है ना। तो कार्बन कितने हो गए, 4। अब मैं हाइड्रोजन यहां लगाता हूं तो यहां कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, 1 2 3। यहां कितना लगेगा, सिर्फ 1। यहां कितना लगेगा, 1 2 3। यहां कितना लगेगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3, 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने और यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला आप काउंट करो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं, 4, तो ये हो गया C4, और हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 3 9 और एक ये 10। अब मैंने डिफिनीशन क्या पढ़ाई थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं, यहां कार्बन की 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और यहां जो चेन है स्ट्रेट चेन उसके साथ एक ब्रांच निकली है, ये देखिए
ये ब्रांच दिख रही है आपको? तो ये स्ट्रेट चेन है, लीनियर चेन है, ये ब्रांच चेन है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं? जी हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? ये दोनों ब्यूटेन के क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसका मतलब कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं? 2 होते हैं। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, अगर मैं इस कार्बन को नीचे ना बनाकर ऊपर बना दूं तो क्या वो तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है ना? ये रिपीटिशन हो गया और रिपीटिशन को काउंट नहीं करते हैं, है ना? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर काउंट एक ही होगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ब्यूटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये काउंट नहीं हो सकता। या तो इसको काउंट करो, नहीं तो इसको काउंट करो। अब बात समझ में आ गई? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है? तो सेम जैसे स्ट्रक्चर, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो इनको आप 2 काउंट नहीं करेंगे, ये एक ही काउंट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, फिर क्या सर रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? बना के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ब्यूटेन का रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है ना? रिंग स्ट्रक्चर, ये लीनियर, ये ब्रांच्ड और ये रिंग के फॉर्म में। लेकिन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो हर कार्बन पे मैं कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 2, है ना? यहां भी 2, यहां भी 2। अब इसका फॉर्मूला काउंट करो तो कार्बन 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब फॉर्मूला तो डिफरेंट हो गया। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने ये पढ़ाया था कि फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कहाँ है? हमको क्या रखना है? C4H10 रखना है। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ डिफरेंट हो गया। तो क्या इसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कहोगे ब्यूटेन का? नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी आपका काउंट नहीं होगा। तो हमने हर पॉसिबिलिटी बना के देख ली। हमको सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर ऐसे मिले जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम ये कहेंगे कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं? 2 होते हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ड्रॉ करके बताना ही पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन के जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनको ड्रॉ कीजिए। तो फिर आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आई? चलो, तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो वही स्ट्रक्चर यहां जो मैंने बनाया था वही दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक है? अच्छा, इसको डिफरेंट मत मानना, ठीक है? जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, इसी स्ट्रक्चर को यहां ऐसे बना दिया है, ठीक है? इन दोनों स्ट्रक्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहां भी मान लेते हैं ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना? और ये एक ब्रांच निकली है। तो ये स्ट्रक्चर सेम है, क्लियर? इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बनाया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तीनों सेम है, ठीक है? बस बनाया गया है उसको अलग तरीके से। समझ में आया? तो ये मत सोचना कि ये सर ये तो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर यही है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो तीनों एक ही काउंट होगा, 3 अलग अलग काउंटिंग नहीं करेंगे, क्लियर? तो इसलिए मैं इसको आपको बता दिया मैंने कि इसमें डाउट मत रखना, है ना? रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो ये हो गए ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्लियर? तो डिफिनीशन हमने पढ़ ली, हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब क्या बारी है? अब बारी है क्वेश्चन की, है ना? तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको यहां देता हूं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? तो आपको पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है। तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अब चाहे मैं लीनियर चेन बनाऊं, चाहे ब्रांच चेन, चाहे रिंग के फॉर्म में बनाऊं, मुझे फॉर्मूला सेम रखना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले अगर आपको हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला लिख के ना दे
तो नाम दिया है तो पहले फॉर्मूले पे आओ। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला दे दिया, हो सकता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला ना दे, सिर्फ नाम दे दे कंपाउंड का। तो पहले कंपाउंड का नाम है तो उससे फॉर्मूले पे आओ, है ना। फॉर्मूला हमको पता चल गया C5H12। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए? लीनियर। तो 5 कार्बन की लीनियर चेन कैसे होगी? हो गई, है ना। बाकी जगह हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है कि यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया। और बताओ और क्या कर सकते हैं? तो एक ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया? एक ब्रांचिंग कर दी। तो 4 कार्बन ऐसे कर दिया, एक ब्रांच बना दिया। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन कितने? 12। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब अगर मैं इस कार्बन को यहां बना दूं, ध्यान से देखना, इस कार्बन को यहां बना दूं, तो क्या ये और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि सेम है? ध्यान से बताना, क्या ये सेम स्ट्रक्चर है कि ये दोनों डिफरेंट है? सेम है। कैसे सेम सर? यहां तो आपने दूसरे कार्बन पे यहां कार्बन निकाला है, ये ब्रांच। अगर ये पहला कार्बन तो ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ दूसरे कार्बन पे आपने ब्रांच निकाला, और यहाँ पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पे ब्रांच निकाला। नहीं, अब आप पहला यहां से काउंट करोगे। कहां से काउंट करोगे? यहां से। तो अगर आप काउंट करोगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो यहां भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच निकली है, यहां भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच निकली है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो मैं इसको भी ड्रॉ करूंगा और इसको भी ड्रॉ करूंगा? नहीं, दोनों में से किसी एक को ड्रॉ करूंगा और एक ही काउंट होगा, मतलब ये दो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में से मैंने ये ड्रॉ कर लिया था, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि वही स्ट्रक्चर है। अब समझ में आई? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो एक स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल है ना। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी हो गया C5H12, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो लीनियर बना लिया, ब्रांच्ड बना लिया। अब क्या सर साइक्लिक भी पॉसिबल है? देख लेते हैं। तो 5 कार्बन का साइक्लिक कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि नहीं? अब हाइड्रोजन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 10। अब मैंने क्या पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। यहाँ C5H12, यहाँ C5H12, यहाँ C5H12, लेकिन यहाँ C5H10 हो गया। 12 होता तो इसे काउंट करते, लेकिन अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया जो कि सेम होना चाहिए। तो क्या इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे पेंटेन का? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन 12 की जगह 10 है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट नहीं करेंगे तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो अल्टीमेटली सारी पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ करके देख ली। हमने यही पाया कि C5H12 के यही 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो फिर आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कैन बी पॉसिबल फॉर पेंटेन? आंसर इज 3। आंसर क्या है? 3 है। और वो 3 कौन से हैं? वो 3 ये हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये रहा स्ट्रक्चरल आइसोमर पे क्वेश्चन, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने पहला टॉपिक तो कवर कर लिया, डिफिनीशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, तीनों देख लिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ भी डिफिनीशन देखेंगे, है ना, और फिर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एलोट्रॉप्स, कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। अब आपको पता है, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की लीड होती है ना ब्लैक रंग के अंदर जिससे हम लिखते हैं,
वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ठीक है। तो डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है, और बकमिंस्टर फुलरीन ये कार्बन का बना एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें 60 कार्बन होते हैं, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। कहने का मतलब ये कि ये तीनों बने हैं कार्बन के, लेकिन इसके बावजूद भी इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। जैसे मान लीजिए एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, लेकिन तीनों में जो कैरेक्टर है, तीनों का जो नेचर है वो अलग अलग होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो उसी तरह समझ लीजिए कि इनका माँ बाप कौन है, कार्बन, तो माँ बाप वही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन बच्चों के केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, ऐसा समझो, है ना। कि माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे मान लो, तो क्या सभी बच्चों में एक जैसे गुण होते हैं, ज़रूरी नहीं, है ना। तो उसी तरह ये तीनों किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं। लेकिन कार्बन के बनने के बावजूद भी देखो ये चमकदार है, शाइन कर रहा है, लेकिन ये तो काले रंग का है, स्लिपरी है कि नहीं, ये फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर का है। तो तीनों कार्बन के बने हैं। जैसे घर ईंट का बनता है, ब्रिक का, सभी घर ईंट के बनते हैं, लेकिन सबका डिजाइन क्या है, अलग अलग है कि नहीं। उसी तरह सभी बने हैं कार्बन के, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग, और स्ट्रक्चर अलग अलग इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्लियर है। चलिए, तो जो आपने एग्जाम्पल देखा वहां से क्या सीखा, आपने एलोट्रॉप्स की डिफिनीशन समझी कि एक ही एलिमेंट के बने अलग अलग फॉर्म जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होता है, क्योंकि उस एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूपों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स आर 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे यहाँ एलिमेंट कौन है, कार्बन, तो कार्बन के कितने हैं, 3 एलोट्रॉप हैं, तो वही लिखा है 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों हुई, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एलोट्रॉप्स। अब ये डिफिनीशन अगर आपने लिख लिया तो आपको कभी भी नंबर लॉस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया, ये बने हैं कार्बन के, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म क्या कहे जाते हैं, उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स कहे जाते हैं। तो इसीलिए ये सब क्या हुए, कार्बन के एलोट्रॉप्स हुए। क्लियर। अब इनमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो वो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूँ किसका, डायमंड का और ग्रेफाइट का, क्योंकि ये बहुत कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं डायमंड की बात करता हूँ। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, टेट्राहेड्रल, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये है कार्बन का एटम, यहाँ जहां आपको ये बॉल्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब वो कार्बन का एटम है। अब इस कार्बन के एटम से कितने कार्बन के एटम जुड़े हैं, 1 2 3 4। फिर आप किसी भी कार्बन को देख लो, अब इस कार्बन को देख लो, तो 1 2 3 4, यानी कि डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है। तो वही लिखा है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। और इसके वजह से एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आप यहां देख पा रहे हो। और इसी 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर के कारण डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर। नेचर में पाई जाने वाली सबसे हार्ड चीज अगर है तो वो डायमंड है। क्यों, इसी स्ट्रक्चर के कारण। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, है ना, ऐसा वाला।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि डायमंड में हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी कार्बन उठा लो वो अगले 4 कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर कार्बन की वैलेंसी तो क्या होती है? 4 होती है। तो कार्बन अगर 3 दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो फिर एक बॉन्ड कहाँ गया? तो वो जो 3 बॉन्ड होते हैं ना, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane giving a hexagonal array। मतलब कि एक कार्बन, अब देख लो यहां ध्यान से देखो, देखो ये कार्बन है। अब देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है और एक यहां जुड़ा है। तो 1 2 3, ठीक है। फिर उसके नीचे लेयर में आओगे तो फिर इसको देखोगे तो ये 1 2 3, तो हर कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है और उसके वजह से 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल हेक्सागोन की लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये पहली हेक्सागोन की लेयर, इसके नीचे दूसरे हेक्सागोन की लेयर है ना, इसके नीचे तीसरी हेक्सागोन की लेयर। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल का लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। पहली लेयर हेक्सागोन की दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और हर लेयर में जो कार्बन है वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। और ये लेयर आपस में क्या करते हैं? स्लाइड। और इसीलिए ग्रेफाइट से जब हम लिखते हैं, पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट ही तो होता है, तो फ्रिक्शन के कारण जो पेपर होता है उसके साथ फ्रिक्शन के कारण ये जो ग्रेफाइट है ये स्लिप कर जाता है, ये लेयर, और स्लिप करने के कारण जो ग्रेफाइट है वो आ जाता है कहाँ? पेपर पे, और वो हमको राइटिंग के फॉर्म में नजर आता है। समझ में आ गया। और वन ऑफ दीज बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड। ये जो 3 कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन, उसमें एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है? सेटिस्फाइड हो जाती है। और इन्हीं हेक्सागोन की लेयर में बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ग्रेफाइट कार्बन का बना है, कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर तो नहीं होते। तो एक्सेप्शन में हम ग्रेफाइट क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, हेक्सागोन की जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं, और इसीलिए ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया डिफरेंस? इसका स्ट्रक्चर डायमंड का है, ये देखो, और ये स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। ठीक है, दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब ग्रेफाइट और डायमंड का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरिंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण डायमंड और ग्रेफाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना। दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, और वो डिफरेंट क्यों हुई? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन एलिमेंट तो सभी में कार्बन है, तो एक ही एलिमेंट, एक ही कार्बन के बने सभी डिफरेंट फॉर्म जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, वो क्या होंगे? एलोट्रॉप्स होंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और इसीलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स। इसीलिए एक्सेप्शन में ग्रेफाइट का नाम आता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं तीसरे एलोट्रॉप के बारे में। कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप, 2 तो बताया मैंने, ग्रेफाइट, डायमंड, और तीसरा क्या था? बकमिंस्टर फुलरीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फुटबॉल की तरह होता है। यहाँ हर छोटी छोटी बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। और ऐसे कितने कार्बन? ऐसे 60 कार्बन जब आपस में जुड़कर एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस फॉर्म को हम, उस एलोट्रॉप को फुलरीन कहते हैं। तो फुलरीन्स आर द अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ये सबसे पहला फुलरीन था जो डिस्कवर किया गया है ना, विच हैज कार्बन एटम्स
अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। ठीक है, सिंस, अब ये नाम इनका फुलरिन कहां से पड़ा? सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन, तो ये डोम डिजाइन दिख रहा है जो कि किसने, एक यूएस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर, इन्होंने ये डोम डिजाइन बनाया था और ऐसा ही ये डिजाइन लग रहा है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पे पड़ गया फुलरिन। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन एलोट्रॉप और ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो आई थिंक ये सेशन में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्लियरली समझ में आ गया होगा और अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 ऐप पर अपने डाउट ज़रूर भेजिए। अगर आपको इस टॉपिक का कोई डाउट आता है तो मेरे पास ज़रूर ऐप पर सेंड कीजिए और मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा, है ना। और इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल पर सेशन को पढ़ते रहिए और शाम को 5 बजे लाइव सेशन जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।